हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप फिर से एक नई चीज़ सीखने के लिए तैयार होंगे, है ना। तो आज हम व्याकरण में से मुहावरे पढ़ेंगे। अब ये मुहावरे क्या होते हैं, तो आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे शब्दांश होते हैं जिन्हें यदि हम विशेष अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा बहुत ही प्रभावशाली बन जाती है। अब ये प्रभावशाली क्या होता है, मतलब दूसरों पर असर करने वाली। हमारी भाषा से लोग हमें शब्दों का जो हम इस्तेमाल करते हैं उससे लोग कितने प्रभावित होते हैं, ये चीज़ें बताती हैं। ठीक है, अब इसके बारे में यदि हम एक वाकया मुझे याद आ रहा है, इसलिए मैं आपको सुना रही हूँ। एक बार मैं अपने भाई के यहाँ गई हुई थी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उसमें से उसके भाई ने कहा, यानी कि मेरे भतीजे ने अपनी बहन को कहा कि जल्दी खाना खाते हैं, चलो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो मेरी भतीजी ने कहा उससे कि भैया आपके पेट में चूहे कैसे घुस गए और वो आपके पेट में कैसे उछल कूद कर रहे हैं और आपको कैसे पता चल रहा है इसके बारे में। तो उसने कहा कि इसका मतलब ये नहीं होता है, जो मैंने कहा मेरे पेट में चूहे नहीं हैं, इसका मतलब ये होता है कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है और इस बात को मैं ज़्यादा अच्छे से कहने के लिए या सही ढंग से कहने के लिए मैं इस शब्दांश का प्रयोग कर रहा हूँ या इस तरीके से कह रहा हूँ कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो फिर उसने कहा कि अच्छा आप मुहावरे का प्रयोग कर रहे हैं। तो उसने कहा हाँ, मैं मुहावरे का प्रयोग कर रहा हूँ। तो ये वाकया मैंने आपको इसलिए सुनाया क्योंकि ये एक तो आपकी बुक में दिया गया था, लेकिन ये रियल वाकया है जो मेरे साथ हुआ था, तो इसलिए मैंने आपको सुनाया ये चीज़। तो आपने भी देखा कि किस तरीके से भाषा प्रभावशाली हो जाती है, अर्थात भाषा का उपयोग हम जैसे भी करते हैं उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, हमेशा पड़ता है। यदि आपने भी देखा होगा, यदि कोई आपसे प्यार से अच्छे से बात करता है तो आपको समझ में आता है। भाषा कोई भी हो, आप यदि ट्रेन में भी सफ़र करते हैं तो आपने ये बात कई बार आपने गौर की होगी कि यदि आपके बगल में मान लीजिए कोई दूसरी भाषा का प्रयोग करने वाले लोग बैठे हैं, लेकिन उनकी जो टोन होती है, उनका जो बोलने का तरीका होता है, उससे आपको समझ में आ जाता है कि ये लड़ाई कर रहे हैं, डांट रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं या प्यार से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। भाषा कोई भी हो, उसमें शब्दों का प्रयोग आपकी मानसिकता को भी दर्शाता है। आप दूसरों पर कितना ज़्यादा असर डालना चाहते हैं, आप दूसरों पर अपना कितना ज़्यादा प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, ये आपकी भाषा को देखकर समझा जा सकता है। ठीक है, तो मुहावरे ऐसे शब्दांश होते हैं जो भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं और इनका प्रयोग विशेष अर्थ को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए मुहावरे की परिभाषा लिखते हैं कि किसी वाक्य में शब्दों का वह समूह, किसी वाक्य में शब्दों का वह समूह जो सामान्य अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है, मुहावरा कहलाता है। ठीक है, तो मुहावरे की परिभाषा सबसे पहले हम लिख लेते हैं। परिभाषा शायद ये दिख नहीं रहा होगा, मैं ये दूसरे चौक का प्रयोग करती हूँ। ये ज़्यादा सही है मेरे ख्याल से परिभाषा। ठीक है, एक और लाइन है मेरे पास, मैं वो भी उपयोग कर लेती हूँ। तो ये कि आप क्या कह रहे हैं, किसी वाक्य में शब्दों का वह समूह, किसी
वाक्य में शब्दों का वह समूह जो किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो, प्रयुक्त हुआ हो, मुहावरा कहलाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि किसी वाक्य में शब्दों का वह समूह जो विशेष अर्थ देता है, ठीक है, विशेष अर्थ जो देता है उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। ठीक है, अब कुछ मुहावरों का प्रयोग हम करते हैं। अब देखो, जैसे मुहावरों का प्रयोग वाक्यों के साथ ही समझ में आएगा। मुहावरों के अर्थ भी होते हैं और उनके हिसाब से उनको प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यदि हम देखें कुछ मुहावरे के प्रयोग तो लगभग ऐसे होंगे, आपके बुक में जो दिए हैं मैं कुछ वही मुहावरों का प्रयोग लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहला यहाँ दिया है, आकाश पाताल लेकर। आकाश पाताल एक कर। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, आकाश यानी आप जानते हैं इतना ऊपर, और पाताल यानी एकदम नीचे, बीच में हम रहते हैं धरती पर, है ना। तो आकाश पाताल एक करना यानी आप जानते हैं चाहे आप आकाश में जाए चाहे आप पाताल में जाए, और यदि आप दोनों जगह का उपयोग कर रहे हैं या दोनों जगह जा रहे हैं, यानी आपने कितनी मेहनत की है, कितना परिश्रम किया है। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। मैं इसका अर्थ स्पष्ट करना चाह रही हूँ कि आप मुहावरे को देख कर ये समझें कि कैसे इनके अर्थ को समझा जाता है। ठीक है, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। ठीक है, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, कठिन परिश्रम करना। आकाश पाताल एक करना यानी कठिन परिश्रम करना। अब यदि इसका अर्थ ये होता है तो इसका जब हम प्रयोग करेंगे तो उसका प्रयोग क्या प्रयोग होना चाहिए, किस काम के लिए आप कठिन परिश्रम करते हैं, बताइए। आप किस काम के लिए कठिन परिश्रम करते हैं? परीक्षा में पास होने के लिए या प्रथम आने के लिए? प्रथम आने के लिए, सही है ना। तो आप अपने नाम के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं कि प्रथम आने के लिए आप अपना नाम उपयोग कीजिए। इसने या मैंने कठिन परिश्रम किया। आप नहीं लिखेंगे, अर्थ नहीं लिखना है हमको कौन क्या लिखना है, मुहावरे लिखना है। तो क्या लिखेंगे आप कि परीक्षा में प्रथम आने के लिए निशा ने, या आप अपना नाम लिख सकते हैं, आकाश पाताल एक कर दिया। ठीक है, इससे आपने मुहावरे का प्रयोग भी कर लिया, आपने उसका अर्थ भी बता दिया और वाक्य प्रयोग भी हो गया। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो बिल्कुल ऐसे ही लिखिए आप कि कक्षा में प्रथम आने के लिए
रवि कर दीजिए यहाँ पर। रवि ने आकाश पाताल एक कर दिया। आकाश पाताल एक कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपका आंख लगना। दूसरा क्या है? आंख लगना। अब आंख लगना का अर्थात ये नहीं होता है कि आंख में कोई चोट लग गई। आंख लगना का अर्थात होता है नींद आना या नींद लगना। ठीक है, अब यदि हम इसका वाक्य प्रयोग करें तो उसका वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है? कब आंख लग जाती है आपकी? कब आंख लगती है आपकी? कई बार होता है ऐसा, जब हम बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, टीवी देखते देखते अचानक हम सो जाते हैं। कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा थके होते हैं, गाना सुनते सुनते हम सो जाते हैं। आमतौर पर हम टीवी देखते देखते ही सो जाते हैं। कई बार ये भी होता है कि लिखते लिखते या पढ़ते पढ़ते इतनी ज़्यादा थकावट आ जाती है कि हमको नींद आ जाती है और हम सो जाते हैं। ठीक है, यानी कोई काम करते करते जब आप एकदम थक जाते हैं और अचानक आप बहुत ज़्यादा सुस्ती का अनुभव करते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपकी आंख लग गई। ठीक है, तो इसी तरह से वाक्य में प्रयोग करेंगे कि बिस्तर पर लेटते ही करण की आंख लग गई, यानी वो नींद आ गई उसको। ये भी हम बता दें। ठीक है, तो प्रयोग कीजिए इसमें कि बिस्तर पर लेटते ही अरुण की आंख। ठीक है, ऐसे ही आपके कुछ और हैं। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। रमेश ने सबके सामने मेरी आंखों में धूल झोंक दी, अर्थात कि कोई काम झूठ बोलकर या धोखा देकर कोई काम करवा लेना अपना, है ना। गुड़ गोबर कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। इतना अच्छा खेल चल रहा था, मनोज ने सब गुड़ गोबर कर दिया। मतलब उससे कोई ऐसी गलती हो गई जिसके कारण पूरा खेल बिगड़ गया या देखने का मजा चला गया। समझ में आया? गुड़ गोबर कर देना यानी बना बनाया काम बिगाड़ देना। टांग अड़ाना, बेकार में दखल देना। कुछ लोग हमेशा दूसरों के बनते काम में टांग अड़ाते हैं, अर्थात यदि कोई काम कहीं आसानी से चल रहा है, पूरा हो रहा है और कभी अचानक कोई आता है और कह देता है अरे ये तुम क्या कर रहे हो, इसको तो नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है। मतलब इस तरीके के लोग भी होते हैं जो हमारे बनते हुए काम में अपनी टांग ज़बरदस्ती अड़ाते हैं, अर्थात ज़बरदस्ती अपनी बातों को हमें बताते हैं और हमें डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, दांत खट्टे करना, बुरी तरह हरा देना। भारत ने क्रिकेट मैच में श्रीलंका के दांत खट्टे कर दिए। इसके लिए कई बार इस तरीके का भी प्रयोग किया जाता है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, अर्थात बहुत बुरी कदर उनको हरा दिया। ठीक है, दुम दबाकर भागना, डर कर भाग जाना। इसका ये बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने वाला ये मुहावरा है कि पुलिस को देखते ही चोर दुम दबाकर भाग गया। इसके अलावा एक और कि बिल्ली को देखते ही चूहा दुम दबाकर भाग गया। ठीक है, यानी कि दुश्मन यदि एक दूसरे के आमने सामने आ जाए तो एक दूसरे को देखते ही दुम दबाकर भाग जाता है, ये आप कह सकते हैं, या डर कर भाग जाता है, ये आप कह सकते हैं।
नमक मिर्च लगाना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। राकेश हमेशा बातों को नमक मिर्च लगा कर कहता है। मतलब किसी भी बात को, कई लोगों की आदत होती है कि वो बातों को लोगों के सामने जो सच्चाई होती है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब इतनी ऐसी ऐसी कहानियाँ उसमें बनाकर डाल देते हैं कि उनकी बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं और लगता है कि वही सच है जो वो कह रहे हैं। और वो झूठ बात को भी इतनी सच्चाई से कह जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता। तो ऐसे लोग बातों में, सीधी बातों में भी नमक मिर्च लगाकर कहते हैं ताकि बातें बहुत ऐसी हो जाएं कि कानों को बहुत अच्छी लगती हैं और लोग उसमें मजा लेने लग जाते हैं और उन्हें लगता है यही सच्चाई है। 9-2-11 होना, भाग जाना, माली को देखते ही लड़के 9-2-11 हो गए। ये चीज़ें तब होती हैं जब हम खासकर फूल वगैरह तोड़ने जाते हैं या फल तोड़ने जाते हैं, तब इस वाक्य का प्रयोग किया जा सकता है कि माली को देखते ही लड़के 9-2-11 हो गए, क्योंकि माली अपने फूलों की बहुत हिफाजत करता है, बहुत अच्छे से उनकी रक्षा करता है। वो चाहता है कि जिन फूलों को उसने इतने प्यार से सींचा है और इतने प्यार से उनको पाल पोस कर बड़ा किया है, तो वो उसकी बगिया में हमेशा महकते रहें और अपनी खुशबू फैलाते रहें। लेकिन हमें फूल इतने अच्छे लगते हैं कि हम कभी उन्हें भगवान के नाम से, कभी उन्हें सिर्फ अपनी पसंद के कारण हम उन्हें पेड़ों से अलग कर देते हैं, है ना। तो तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि 9-2-11 होना, भाग जाना। यहाँ पर भी आप बिल्ली चूहे वाला प्रयोग कर सकते हैं कि बिल्ली को देखकर चूहा 9-2-11 हो गया, या पुलिस और चोर वाला भी आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। ठीक है। उसके बाद है आपका पानी पानी होना। पानी पानी होना यानी बहुत शर्मिंदा होना, बहुत ही ज़्यादा। यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो आप अपनी गलती को मानकर शर्मिंदा होते हैं, तो इसे कहते हैं कि पानी पानी होना। चोरी पकड़े जाने पर ऋषि पानी पानी हो गया, अर्थात यदि किसी बच्चे को अचानक किसी बहुत ही मजबूरी के कारण यदि कोई काम करना पड़ जाए और उसमें भी वो पकड़ा जाए, तो जाहिर सी बात है कि वो सबके सामने शर्म से पानी पानी हो जाता है। तो इस मुहावरे का प्रयोग ऐसे समय पर करें कि जब कोई शर्मिंदा हो जाता है, उस वक़्त इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। रंग जमाना, प्रभावित करना। सुधा ने मधुर गीत गाकर सभा में रंग जमा दिया। आप जानते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप किसी भी प्रतियोगिता में गए हैं, किसी भी कोई समारोह में आप गए हुए हैं, किसी आयोजन में आप गए हुए हैं, वहाँ पर यदि कोई चीज़ आपको बहुत पसंद आती है और ना सिर्फ आपको पसंद आती है, उस सभा में आए बहुत सारे लोग यदि उसकी तारीफ करते हैं, तो उस व्यक्ति के द्वारा आप प्रभावित होते हैं, है ना। या उसके द्वारा जो कार्य किया गया है वो कार्य आपको प्रभावित करता है। तो जब कोई आपको प्रभावित करता है, इसका मतलब वो आप पर अपना रंग जमाता है। ठीक, तो इसका प्रयोग आप उस वक़्त कर सकते हैं या उन चीज़ों के लिए कर सकते हैं जब आप प्रभावित होते हैं किसी चीज़ से। ठीक, लेकिन यहाँ पर प्रभावित होने में एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि प्रभावित होना यानी कि उस आयोजन में आधे से ज़्यादा लोग यदि उससे प्रभावित होते हैं तभी। ठीक है, यानी सिर्फ आपको पसंद आई वो चीज़ तो बात अलग हो जाती है, लेकिन यदि आधे से ज़्यादा लोगों को या अधिकतर को वो चीज़ पसंद आती है, तब वो बात होती है रंग जमाना। उसके बाद फूलाना समाना। फूलाना समाना, बहुत प्रसन्न होना। इसका सिंपल सा उदाहरण ये होता है कि जब बच्चे किसी भी चीज़ में आप भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं आप, और उसके बाद आपको यदि कोई पोजीशन मिलती है या आपको कोई सम्मान मिलता है, तो सबसे ज़्यादा खुश होती हैं आपकी मम्मी। ठीक है, तो मम्मी हमेशा इतनी ज़्यादा प्रसन्न होती हैं कि उनके लिए ये शब्द कहना या ये वाक्य प्रयोग करना बहुत आसान होता है कि बेटी की प्रसन्नता पर मम्मी फूली न समाई या माँ फूली न समाई। ठीक है, और यदि हम इस वाक्य का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप फूल जाते हो। इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो, और इस प्रसन्नता का इजहार आप हर किसी के सामने करते हो।
आप अपने पर मतलब परिचित लोगों को बताते हैं, आप अपने पड़ोसियों को बताते हैं, आप रिश्तेदारों को बताते हैं, आप अपने सहकर्मियों को बताते हैं, आप सभी लोगों को ये चीज़ें बताना चाहते हैं कि मेरी बेटी फर्स्ट आई है या मेरी बेटी को ये सम्मान मिला है। तो इस कारण इस मुहावरे का प्रयोग आप वहाँ पर कर सकते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो। उसके बाद है आपका मुंह में पानी आना। ये उन चीज़ों के लिए होता है यदि हमें बहुत भूख लगी हो और हमारे सामने हमारी मनपसंद चीज़ हो, या कई बार बच्चों के साथ में ये चीज़ें तब होती हैं जब वो टीवी देख रहे हों और उन्हें बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपकी आइसक्रीम, मनपसंद आइसक्रीम हो, या आपके किसी को घूमना पसंद है तो घूमने वाली जगह दिखाई जाए, किसी को कार पसंद है और उसकी मनपसंद कार आए, तो उसे देख करके यदि आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आपका मन ज़रूर करता है कि आपके पास वो चीज़ हो। तो ये जो स्थिति होती है ये होती है जी ललचाने वाली स्थिति या मुंह में पानी आने वाली स्थिति। तो इसका मतलब होता है कि खाने की चीज़ को देखकर जी ललचा जाना। तो जैसे कि गोलगप्पे को देखते ही मुंह में पानी आ गया। आप सभी जानते हैं गोलगप्पे सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो गोलगप्पे वाला कहीं से भी गुजरे, गोलगप्पे की कोई भी फ़ोटो दिखे हमें या कहीं भी कुछ भी सुनने को मिल जाए गोलगप्पे के बारे में, तो एक बार मन ज़रूर कर जाता है कि हम गोलगप्पे ज़रूर से खा लें, है ना। तो बिल्कुल इस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है कि गोलगप्पे को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। दांत कटी रोटी होना, इसका मतलब होता है गहरी दोस्ती होना। नेहा और गरिमा में दांत कटी रोटी है, अर्थात उन दोनों में गहरी दोस्ती है। ठीक है। चल बसना, मर जाना, मृत्यु होना। कल रमा के दादाजी चल बसे, ये शांत हो जाना भी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है इसके लिए कि शांत हो जाना अर्थात मृत्यु को प्राप्त होना। तो ये भी आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। मूंगी खाना, पराजित होना। हॉकी के मैच में पाकिस्तान ने भारत से मूंगी खाई। हाँ, यहाँ पर दो टीमों के बारे में आपस में तुलना करते हुए ये बात कही जा रही है कि पराजित होना यानी हारने के लिए ज़रूरी होता है कि कोई लड़ाई हो। यदि लड़ाई हो रही है इसका मतलब है कि दो टीमें हैं, दो विरोधी संगठन हैं या दो लोग हैं जिनके बीच में आपस में लड़ाई हो रही है, तो एक जो जीतता है और एक हारता है। तो हारने वाले को पराजित होना होता है वह, और उसके लिए मुहावरा प्रयोग किया जाता है मूंगी खाना। नींद हराम करना, परेशान करना, यानी कि आपको कोई बहुत ज़्यादा आपको यदि कोई परेशान कर देता है, आपको हर समय आपके पीछे पड़ा रहता है, आपको या तो कोई किसी चीज़ के लिए आपको कह रहा है या किसी खास चीज़ के लिए आपसे परमिशन मांग रहा है या पूछ रहा है या आपको बता रहा है या अपने बारे में इतनी ज़्यादा चीज़ें बताने की चाह होना कि आप उनकी बातों को सुनते सुनते परेशान हो जाए। तो कई बार ऐसा होता है, ये बच्चों के साथ भी कई बार होता है कि हम कहीं जाते हैं और हमारा अपना काम होता है और बच्चे खेलने के लिए हमें कहते हैं, तो वो बस हर जगह सिर्फ खेलना चाहते हैं। तो ऐसे खेलने के चक्कर में माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तब अक्सर वो ये चीज़ अपने बच्चों से कह देते हैं कि तुमने मेरे नाक में दम कर रखा है या नींद हराम कर रखी है तुमने मेरी इस चीज़ से। तो ये मुहावरा उस वक़्त प्रयोग किया जाता है। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। जैसा कि मैंने एक और कहा था अभी, फुलाना समाना, उस वक़्त मैंने आपको बताया था यदि आपको कोई पुरस्कार प्राप्त होता है तो आपके जो भी बड़े होते हैं, वयोवृद्ध होते हैं जो आपके घर में, वो आपको ज़रूर से शाबाशी देते हैं कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है और तुम्हें हमेशा इसी तरीके से चीज़ें मिलती रहें या सम्मान मिलता रहे, ताकि हमें खुशी होती रहे, हम बहुत खुश हैं और तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा कहकर पीठ थपथपाना या गले लगाते हैं, प्यार करते हैं, आपको कोई और दूसरा सम्मान या गिफ्ट देते हैं, तो वहाँ पर इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर प्रयोग किया गया है नृत्य प्रतियोगिता में मधु के प्रथम आने पर मम्मी ने उसकी पीठ थपथपाई। ठीक है। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। बच्चों ने घर में शोर मचाकर मेरी नाक में दम कर रखा है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले नींद हराम करना में ये बातें आपको बताई थी, तो ये मुहावरा भी आपको आशा है समझ में आ गया होगा। तो आपके पाठ में बस इतना ही दिया हुआ है और मेरी उम्मीद है कि आपको जो भी मैंने बताया है या जो चीज़ मैंने समझाई है आपको समझ में आई होगी। आपकी बुक में एक और चीज़ बताई गई है, बहुत अच्छी कविता दी गई है मुहावरे को याद रखने के लिए या समझाने के लिए। देखिए वो ये है, भाषा रोचक बनाता हूँ,
प्रभाव दिखलाता हूँ, अर्थ विशेष दर्शाता हूँ, तभी मुहावरा कहलाता हूँ। फिर से आपके सामने सुनाती हूँ। भाषा रोचक बनाता हूँ, प्रभाव दिखलाता हूँ, अर्थ विशेष दर्शाता हूँ, तभी मुहावरा कहलाता हूँ। ठीक है, तो ये था आपके मुहावरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आशा है आपको समझ आया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आए आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, तो फिर मिलेंगे आपसे।